क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं ना कौन जैसे चलो कुछ डैम्ड ऑसिलेशन वाले क्वेश्चन अपन देख लेते हैं, ठीक है ना। देखो डैम्ड ऑसिलेशन में जो एम्पलीट्यूड आता है, डैम्ड ऑसिलेशन amplitude will be given by a naught e की पावर माइनस लैम्डा टी, वेयर लैम्डा किसके इक्वल है यहाँ पे b अपॉन 2m। व्हाट इज b? डैम्पिंग कांस्टेंट, और लैम्डा क्या है यहाँ पे, ओ सॉरी m इज मास ऑफ पार्टिकल, ठीक है ना। और एनर्जी की इक्वेशन है E इक्वल्स टू E नॉट e की पावर माइनस b अपॉन m इंटू टी। ये एनर्जी की इक्वेशन है और ये एम्पलीट्यूड की इक्वेशन है। तीसरा इसमें जो फ्रीक्वेंसी होती है इट इज अंडर रूट ऑफ ओमेगा नॉट स्क्वायर अपॉन माइनस लैम्डा स्क्वायर, ठीक है ना। ये फ्रीक्वेंसी होती है डैम्प्ड ऑसिलेशन की। तो ये पैरामीटर है, इनको याद रखना। अब क्वेश्चन कैसे हो सकते हैं इसमें, क्वेश्चन ये बन सकता है डैम्प्ड ऑसिलेशन का कि जो एम्पलीट्यूड है और एनर्जी है ये दोनों डिक्रीज होती हैं टाइम के साथ में, ठीक है। इधर पे एम्पलीट्यूड लिया मैंने, ये माइनस ए नॉट, ये टाइम इंटरवल अगर हम ले लें जैसे टी, ये 2t, ये 3t, ठीक है। इट इज इक्वल्स टू 2 पाई बाई टी, टाइम इंटरवल है इसका। तो एम्पलीट्यूड टाइम के साथ में डिक्रीज होते जाते हैं, ठीक है ना, इस तरह से। और ऐसे ही एनर्जी भी एक्सपोनेंशियली डिक्रीज होते जाती है। अगर हम टोटल एनर्जी का ग्राफ देखें यहाँ पे, इधर टी लिया मैंने, इधर टोटल एनर्जी लिया, तो ई नॉट भी एक्सपोनेंशियल ग्राफ है ये, है ना। ये इस तरह से डिक्रीज होते जाएगी एनर्जी, ठीक है। एक्सपोनेंशियल ग्राफ है, ई नॉट से चालू होगा। इस तरह का ग्राफ एक जगह और आया था हमारा, कहाँ पे आया था ये, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग में भी इस तरह का ग्राफ आया था, याद है न्यूटन्स लॉ ऑफ, है ना। इसी तरह का ग्राफ मिला था न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग में, एक्सपोनेंशियल ग्राफ। अब जैसे यहाँ पे क्वेश्चन ले लूं मैं एक, फाइंड टाइम इंटरवल when amplitude becomes half of amplitude। हमें वो टाइम फाइंड आउट करना जब जो एम्पलीट्यूड है वो रिड्यूस होके आधा बचे। तो एम्पलीट्यूड की ये इक्वेशन है आपके पास में, तो इसका सॉल्यूशन ये बन जाएगा, एम्पलीट्यूड विल बी ए नॉट ई की पावर माइनस लैम्डा टी, लैम्डा बाद में पुट कर देंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा ए नॉट बाई 2 इज इक्वल्स टू ए नॉट ई की पावर माइनस लैम्डा टी, ये कट गया, कितना बचा 1/2 e की पावर माइनस लैम्डा टी। तो 2 इज इक्वल्स टू e की पावर लैम्डा टी, दोनों तरफ log ले लो, ये log 2 इक्वल्स टू log e की पावर लैम्डा टी सामने आ गया और ये नेचुरल log है ना। तो इट इज log 2 नेचुरल, log 2 इज इक्वल्स टू अच्छा लैम्डा टी। तो t विल बी log 2 अपॉन लैम्डा, और लैम्डा की वैल्यू पुट कर दे b अपॉन 2m, तो इट इज 2m log 2 डिवाइडेड बाय b। ये आ गया टाइम यहाँ पे, मतलब इतनी देर में जो एम्पलीट्यूड रहेंगे डैम्प्ड ऑसिलेशन के ये रिड्यूस होके आधे हो जाएंगे, ठीक है, समझ गए। सर एक मिनट देख रहा हूँ। हाँ देख लो, अभी आप लोग कैलकुलेशन देख लो, कोई डाउट है तो पूछो। जेई मेंस में डायरेक्ट इसी तरह से क्वेश्चन बनते हैं इसके, है ना, डैम्प्ड ऑसिलेशन। सर लॉन ई की वैल्यू 1 है क्या? क्या? लॉग नेचुरल लॉग ई की वैल्यू 1 है? हाँ, नेचुरल लॉग ई की वैल्यू 1 होती है, याद रखो, नेचुरल लॉग ई की वैल्यू 1 होती है। ये तो प्रॉपर्टी लगा दी ना अपन ने, देख log टू द बेस e ऑफ e या फिर नेचुरल log e कितना होता है, 1 होता है, ठीक है। हेलो,
सर तो फिर लास्ट स्टेप में हमने लैम्डा की वैल्यू रख दी है ना। हाँ, उसके बाद लास्ट में लैम्डा की वैल्यू वापस कर दी है। ठीक है, समझ गया? हाँ सर। स्क्रीनशॉट ले लो इस पेज का। ले लिए सर। इसी पे अगर हम क्वेश्चन ले लें कि डैम्प्ड ऑसिलेशन में पेज नंबर 2 कितने टाइम में एनर्जी रिड्यूस होके 25% बचेगी। जैसे एक और क्वेश्चन ले लिया मैंने, फाइंड टाइम इंटरवल व्हेन एनर्जी ऑफ डैम्प्ड ऑसिलेशन becomes 25% of इनिशियल वैल्यू। इनिशियल वैल्यू का 25% एनर्जी बचे, कितने टाइम पे बचेगी? तो ये भी ऐसे ही रहेगा। इसका सॉल्यूशन देखो, एनर्जी का फार्मूला E इक्वल्स टू E नॉट E की पावर माइनस B अपॉन M इनटू कितना है, T के बराबर है। ठीक है, एनर्जी की इक्वेशन। अब एनर्जी कितने परसेंट बचना चाहिए? 25%। तो इट इज 25 अपॉन 100 इंटू E नॉट इज इक्वल्स टू E नॉट E की पावर माइनस BM इंटू T। हाँ, कितना बच रहा है यहाँ पे? 1/4 इज इक्वल्स टू E की पावर माइनस B अपॉन M इंटू T। सॉल्व कर दो तो ये हो जाएगा 4 इज इक्वल्स टू E की पावर BM इंटू T। लॉग ले लेना, तो इट इज log 4 इक्वल्स टू B बाई MT नेचुरल log E। तो टाइम विल बी log 4, इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी B अपॉन M। सो इट इज M इंटू log 4 डिवाइडेड बाई B। और ये जो log 4 है ना, नेचुरल log 4, ये 2 नेचुरल log 2 और 2 नेचुरल log 2 की वैल्यू 0.693 होती है। तो आप इसको भी पुट कर सकते हो आगे। ठीक है, समझ गए? समझ गए क्या? सर एक बार फिर बताओ। हाँ, कैलकुलेशन बस देखना, इसमें कुछ ऐसा नहीं समझेगा, सिर्फ नो कैलकुलेशन। सर, स्टार्टिंग का सिर्फ। ठीक है, स्टार्टिंग का ये है, क्वेश्चन ये है कि कितनी देर में जो एनर्जी होती है डैम्प्ड ऑसिलेशन की, वो इनिशियल वैल्यू का 25% बचेगी, है ना? हाँ सर। तो ये एनर्जी की इक्वेशन, इसको ध्यान रखना। डैम्प्ड ऑसिलेशन में एनर्जी, ये इनिशियल वैल्यू है E नॉट, क्योंकि E की पावर देखना, E की पावर 0 इज इक्वल्स टू 1 होता है और E की पावर माइनस इंफिनिटी इज 0 होता है। ठीक है, E की पावर 0 इज 1 एंड E की पावर माइनस इंफिनिटी कितना होता है? 0 होता है, याद रखो इसको। ठीक है, यस सर। ले लो अभी स्क्रीनशॉट ले लो इस पेज का। ले लिए? मिनट सर। तो ये E नॉट यहाँ पे इनिशियल वैल्यू, बाकी सिर्फ कैलकुलेशन। कैलकुलेशन में कोई स्टेप नहीं समझ में आई हो तो बोलो, मैं उसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। कैलकुलेशन में कोई स्टेप नहीं समझ में आई? हेलो, कैलकुलेशन में बेटा कोई स्टेप नहीं समझ में आई हो तो बोलो। सर समझ में आ गया। ले लो अभी स्क्रीनशॉट। तो इसके इसी तरह के क्वेश्चन होते हैं। अब जो फोर्स्ड ऑसिलेशन है, मिटा दो इसको। हाँ। सर लॉग की और नेचुरल लॉग की वैल्यू अलग अलग रहती है? हाँ, बेस 10 में वैल्यू अलग होती है और नेचुरल लॉग में अलग होती है। ठीक है, ओके। जैसे फोर्स्ड ऑसिलेशन में सर फिर वो जो 0.301 रहती वैल्यू, वो बेस 10 पे वैल्यू होती है वाली। ठीक है, वो बेस 10 पे।
तो फोर्स्ड ऑसिलेशन में जो डिफरेंशियल इक्वेशन है b स्क्वायर x अपॉन dt स्क्वायर प्लस b अपॉन m dx अपॉन dt प्लस k अपॉन m इंटू x इज इक्वल टू f नॉट साइन ओमेगा a t। ठीक है, ये डिफरेंशियल इक्वेशन है जहां पे ये एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स है, दिस इज एक्सटर्नल पीरियोडिक force. तो after some time system will oscillate with applied frequency. तो इसमें in forced oscillation after some time system will oscillate with frequency of applied periodic force, ये applied periodic force f नॉट sin ओमेगा a into t के बराबर। और इस डिफरेंशियल इक्वेशन का जो सॉल्यूशन होता है ये आ जाएगा x इज इक्वल्स टू a इंटू साइन ओमेगा a इंटू t। इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ये सॉल्यूशन है, मतलब ये डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन है। तो एम्पलीट्यूड किसके बराबर यहाँ पे, इट इज f नॉट अपॉन m अंडर रूट ओमेगा a स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस b अपॉन 2m का होल स्क्वायर। ये एम्पलीट्यूड की इक्वेशन है इसकी। ठीक है, समझ गए? ये डैम्प्ड फोर्स्ड ऑसिलेशन के जो भी पढ़े थे वही चीज है। तो जब फोर्स्ड ऑसिलेशन होता है, जब हम एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स लगाते हैं तो सिस्टम एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स की फ्रीक्वेंसी से ऑसिलेट होने के लिए मजबूर हो जाता है। तो इसमें रेजोनेंट कंडीशन कब बनती है, इफ अप्लाइड फ्रीक्वेंसी इज इक्वल्स टू नेचुरल फ्रीक्वेंसी। ये नेचुरल फ्रीक्वेंसी, तो ये कंडीशन होती है रेजोनेंस की, इसको रेजोनेंस कंडीशन बोलते हैं। What is omega a here? Omega is frequency, applied frequency, frequency of applied force, frequency of applied force। और ओमेगा नॉट क्या है यहाँ पे, इट इज अंडर रूट के बाई एन, इट इज नेचुरल फ्रीक्वेंसी, नेचुरल फ्रीक्वेंसी। ठीक है, समझ गए? सुबह भी ये देखे थे, स्क्रीनशॉट लो इस पेज का, स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिया? यस सर। तो इसमें जो क्वेश्चन बन सकते हैं ग्राफिकल क्वेश्चन या कुछ इस तरह से, मैं एम्पलीट्यूड की इक्वेशन लिख रहा हूँ यहाँ पे। एम्पलीट्यूड विल बी f नॉट अपॉन m रूट ओवर ओमेगा a स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर प्लस b अपॉन 2m का होल स्क्वायर। तो रेजोनेंस ग्राफ अगर आप प्लॉट करोगे, इसका ग्राफ कैसा आएगा, दिस इज पेज नंबर 5। अगर आप ग्राफ प्लॉट करोगे एम्पलीट्यूड वर्सेस इसका ग्राफ, ध्यान देना, एट रेजोनेंस पे ओमेगा a इज इक्वल्स टू ओमेगा नॉट, तो एम्पलीट्यूड बिकम्स a मैक्सिमम। और ये मैक्सिमम एम्पलीट्यूड किसके बराबर, ये टर्म हो गया 0, m से m कट जाएगा, तो ये बचेगा 2f नॉट अपॉन b के बराबर। दिस इज द मैक्सिमम एम्पलीट्यूड रेजोनेंस कंडीशन पे। तो अगर हम ग्राफ प्लॉट करें अप्लाइड फ्रीक्वेंसी वर्सेस एम्पलीट्यूड का, तो ये ग्राफ इस तरह से मिलेंगे आपको, ये ऐसे, ये ओमेगा a इज इक्वल्स टू ओमेगा नॉट, ये b1 के लिए है, ये b2 के लिए है। देखो अप्लाइड फोर्स अगर सेम है तो डैम्पिंग जितनी कम होगी, इफ b टेंड्स टू 0 देन a मैक्सिमम टेंड्स टू इंफिनिटी, और उस कंडीशन में एम्पलीट्यूड इंफिनिटी की तरफ चला जाएगा अगर b टेंड्स टू 0। तो
एम्पलीट्यूड बहुत ज्यादा राइज कर जाएगा। तो इसमें ये सबसे ज्यादा डैम्पिंग, यहाँ पे B1 इज ग्रेटर देन B2। जितनी ज्यादा डैम्पिंग होगी ये उतना फ्लैट रहेगा, जितनी कम डैम्पिंग होगी शार्पनेस उतनी ज्यादा होते जाएगी, ठीक है ना, फोर्स्ड ऑसिलेशन में। समझ गए? ये ग्राफ है अप्लाइड फ्रीक्वेंसी वर्सेस एम्पलीट्यूड। मैं यहाँ पे डेटा पुट कर करके रखोगे तो आप नेचर याद रखो, इसका ग्राफ का नेचर ऐसा बनेगा, ठीक है? समझ गए? स्मॉल डैम्पिंग क्या होता है? स्मॉल डैम्पिंग मतलब जैसे कम विस्कोसिटी है या एयर का रेजिस्टेंस कम लग रहा है, ठीक है, तो वो कम डैम्पिंग आएगा। जो रेसिस्टिव फोर्स है जितने कम रहेंगे वो स्मॉल डैम्पिंग आएगा, ठीक है? सर उसको मतलब इक्विवेलेंट कर सकते हैं क्या सिंपल पेंडुलम के कॉन्सेप्ट में? नहीं, सिंपल पेंडुलम में तो डैम्पिंग है ही नहीं। इवन सिंपल, क्योंकि एनसीईआरटी में ऐसे लिखा है। आप बोल सकते हो कि सिंपल पेंडुलम मान लो ऑसिलेट हो रही है और आप पीरियोडिक फोर्स लगा रहे हो, तो सिंपल पेंडुलम में डैम्पिंग है ही नहीं, जीरो है। तो आप पीरियोडिक फोर्स लगाओगे तो सिंपल पेंडुलम इनफाइनाइट एम्पलीट्यूड के उससे ऑसिलेट करेगी, बट प्रैक्टिकली होता नहीं है ऐसा, ठीक है ना? ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, थ्योरेटिकली तो है, क्योंकि डैम्पिंग आप हटा ही नहीं सकते किसी भी कंडीशन में, ठीक है? तो आपने कौन सी साइड चेक करना है अपन को? क्या बेटा? ग्राफ का जो शार्पनेस है वो कौन सी साइड चेक करना है? शार्पनेस ये जितना ऊपर तक जाएगा वो शार्पनेस है। जैसे ये थोड़ा फ्लैट है मतलब डैम्पिंग ज्यादा है, ये थोड़ा और ऊपर तक गया, डैम्पिंग कम। बी की वैल्यू जितनी कम होते जाएगी, अगर सेम फोर्स ले रहे हो आप तो बी की वैल्यू पे डिपेंड कर रहा है ना एम्पलीट्यूड यहाँ पे, तो जितनी कम डैम्पिंग होती जाएगी ग्राफ उतना शार्प होता जाएगा, ठीक है? हाँ समझ गए? ले लो स्क्रीनशॉट, ले लो इस पेज का। समझ गए? यस सर। इसके क्वेश्चन बस ऐसे ही रहते हैं यहाँ पे, और ज्यादा कुछ नहीं रहते इसमें, 3-5 वाले क्वेश्चन, ठीक है ना? ओके सर।